वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइज एक नए टॉपिक के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आज हम देखेंगे कि हेल्थ केयर सर्विसेज किसी हॉस्पिटल ने दी हो या किसी अदर रिकॉग्नाइज्ड सेंटर ने दी हो तो किस तरीके से किस किस सर्विसेज के ऊपर एग्जामिशंस मिलेंगी, कौन कौन सी सर्विसेज हेल्थ केयर से रिलेटेड टैक्सेबल होंगी और कौन सी एग्जामिशंस के अंडर आएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ मैं नोटिफिकेशन भी आप लोगों से शेयर करूंगी। नोटिफिकेशन भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। देखिए, कौन कौन सी एग्जामिशंस जो है हमें ह्यूमन हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर मिलेंगी। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर किस तरीके से एग्जामिशंस दी जाती हैं और कौन कौन सी जो हॉस्पिटल्स हैं या अदर संस्थाएं हैं उनको एग्जामिशंस मिलेगी। सबसे पहले तो जो भी सर्विसेज हैं हेल्थ केयर सर्विसेज वो कौन देगा? ये देगा कोई भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज है या तो वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट देगा और ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू दी जाएगी या फिर किसी पैरामेडिक्स के थ्रू दी जाएगी। मेरी बात समझ में आई? क्या होगा कि कोई भी जो हेल्थ केयर सर्विस है वो या तो कोई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट आपको प्रोवाइड करेगा या फिर किसके थ्रू, किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू या पैरामेडिक्स के थ्रू। सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट कौन है। ठीक है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का मीनिंग हम यहां पे देखेंगे। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मींस कोई भी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम या क्लिनिक या सेनेटोरियम और एनी काइंड ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन। मेरी बात समझ में आई? कोई भी हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, क्लिनिक है, सेनेटोरियम है या अदर टाइप ऑफ कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि क्या करता होगा, डायग्नोज, ट्रीटमेंट या केयर ऑफ इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मेलिटी और प्रेगनेंसी। इसको भी मैं बहुत डेप्थ में लेने वाली हूँ। सबसे पहले हमें क्या देखना था कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या है। देखिए, ये जो मैंने बताया ये सब क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट का ही पार्ट है। इनमें से कोई भी पर्सन हेल्थ केयर सर्विस देगा, ठीक है, किसी भी पर्सन को या फिर कोई भी इसके अलावा कोई भी ऐसा प्लेस जो कि एस्टैब्लिश है एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, कोई भी ऐसा प्लेस जो एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी एस्टैब्लिशमेंट है और वो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के या इन्वेस्टिगेटिंग सर्विसेज ऑफ डिसीज के काम करता है। ठीक है, देखिए, इंडिपेंडेंट एंटिटी कोई भी हो सकती है लेकिन द मेन थिंग इज दैट वो एंटिटी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। मेन थिंग इज दैट वो एंटिटी क्या होनी चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आई? फिर से मैं रिपीट कर दूं, कौन कौन सा पर्सन हो सकता है? कोई भी हॉस्पिटल, नर्सिंग, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट या सैनिटोरियम। यहां तक तो समझ में आया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक लोग हो सकते हैं। कौन से लोग हो सकते हैं? कोई भी इंडिपेंडेंट एंटिटी हो सकती है लेकिन उस एंटिटी का देखिए रिकॉग्नाइज्ड होना जरूरी है इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया और अ प्लेस एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी और पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट टू कैरी आउट डायग्नोस्टिक, यानी या तो डायग्नोज करेगा बीमारी को या फिर इन्वेस्टिगेट करेगा सर्विसेज ऑफ डिसीजेज। ठीक है, या उससे रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टिगेटिव सर्विसेज देगा, उसको ढूंढने से रिलेटेड। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव या डायग्नोसिस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही वर्ड्स है। तो ये सब जो है ये सब क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आ जाते हैं। मेरी बात समझ में आई? नाउ सर्विसेज देगा कौन, सर्विसेज कहाँ दी जाएंगी, ये तो हमें समझ में आ गया। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट पे दी जाएंगी। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट में क्या क्या आएगा मैंने बता दिया। लेकिन बाय हुम, कौन सर्विसेज देगा? सर्विसेज देगा ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। कौन देगा? ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कोई भी ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि रजिस्टर्ड है विद एनी काउंसिल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ध्यान से मेरी बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताई हुई है। कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि रजिस्टर्ड भी होना चाहिए रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी आपके पास स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए। वो जो झाड़ फूक वाले बाबा होते हैं, ठीक है, उन बाबाओं से अगर आपने सर्विसेज ली जिनके पास कोई भी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री नहीं है तो वो यहाँ पे कवर नहीं होंगे। ठीक है, दे हैव प्रोफेशनल नॉलेज, उनके पास मेडिकल प्रोफेशनल नॉलेज होनी जरूरी है। क्वालिफिकेशन जरूरी है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो इसका मतलब आपको एग्जाम्पशंस नहीं मिलेंगी। बाबा जी टाइप लोगों को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी इन शॉर्ट। तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया टॉपिक।
कि हेल्थ केयर सर्विसेज क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट देगा, किसके थ्रू देगा? ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू देगा। क्लियर? अब इसके अंदर जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, ये सेकंड पॉइंट मैं आपका बाद में लूंगी, ठीक है। पहले मैं इसी फर्स्ट पॉइंट को थोड़ा सा और डेप्थ में लेके जाती हूँ। अब यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि कहाँ सर्विसेज दी जाएंगी, कौन सर्विसेज देगा, लेकिन वो सर्विसेज किस टाइप की होंगी? वो जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उस सर्विसेज में इंक्लूड क्या क्या होगा? देखिए, हेल्थ केयर सर्विसेज का मीनिंग हम यहाँ पे और देख लेते हैं कि हेल्थ केयर सर्विस का मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो जो भी सर्विसेज होंगी बाय वे ऑफ डायग्नोसिस, डायग्नोसिस यानी डायग्नोज करना, ढूंढना। देखिए, आप जब भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर क्या करवाता है? बहुत सारे टेस्ट करवाता है, आपको खुद से चेक करता है, ठीक है। कुछ एक टेस्ट आपके होते हैं वहां जाने के बाद। वो किस लिए किए जाते हैं? बीमारी को डायग्नोज करने के लिए। वो सभी टेस्ट किस लिए होते हैं? बीमारी को डायग्नोज करने के लिए। तो जो भी टेस्ट होंगे डायग्नोज से रिलेटेड, बीमारी को ढूंढने से रिलेटेड, इसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जम्पशन होगी। दूसरा, डायग्नोज होने के बाद क्या होगा? आपका ट्रीटमेंट होगा। डायग्नोज होने के बाद आपका क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा। डॉक्टर उसके बाद आपका क्या स्टार्ट करेगा? ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। तो ट्रीटमेंट भी किस में चला जाएगा? एग्जम्पशन में। अब ट्रीटमेंट के बाद क्या होगा? केयर होगी। डायग्नोज हुआ, बीमारी ढूंढी गई, ट्रीटमेंट हुआ, आपका इलाज हुआ, उसके बाद वहां हॉस्पिटल में रख के आपकी केयर की जाती है। आपको एक रूम प्रोवाइड किया जाता है, वहां पे बेड प्रोवाइड किया जाता है, वहां पे आपकी केयर की जाती है प्रॉपर तरीके से, ताकि आप जल्दी से रिकवर हो जाएं, ठीक हो जाएं। तो वो जो केयर है, केयर के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्जम्पशन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा केयर को आगे और भी डेप्थ में लेकर के जाऊंगी, पहले मैं इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर दूं, ठीक है जी। नाउ हमें क्या करना है? डायग्नोज करना है, डायग्नोज करना है, ट्रीटमेंट करना है और केयर करना है। ये किसका करना है? डायग्नोज, ट्रीटमेंट और केयर, किसी भी तरीके की इलनेस का। अगर आपको इलनेस है तो इसका, इसको मैं ये कलर दे देती हूँ। कोई भी आपको इलनेस है, इंजरी हुई है, या किसी भी तरीके की डिफॉर्मिटी है। डिफॉर्मिटी यानी कई लोगों को जैसे बचपन से ही कुछ ना कुछ कमी होती है, कईयों के जैसे फेस पे या हैंड पे किसी भी तरीके की कोई कमी हो, कोई भी डिफॉर्मिटी हो, अगर उसका भी इलाज होता है, या एबनॉर्मेलिटी का कोई इलाज होता है, या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ होता है, इनमें से कुछ भी हो, इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मेलिटी, प्रेगनेंसी, ठीक है। क्या क्या करना है हमें? डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, केयर करना है। किसका करना है? इलनेस, इंजरी, डायग्नोसिस, सॉरी, इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मेलिटी, प्रेगनेंसी, इनमें से किसी का भी इलाज होगा। कहाँ पे इलाज, कहाँ पे होना चाहिए? इन एनी रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, यानी इनमें से किसी का भी इलाज रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया इसमें हुआ, रिकॉग्नाइज्ड किसी भी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट पर हुआ, तो वहां पे उसे क्या माना जाएगा? एग्जम्प्ट माना जाएगा। फिर से मेरी बात सुनेंगे, मैं आपको एक चार्ट के थ्रू अच्छे से इस चीज को समझा दूं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होती है? डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ व्हाट? इंजरी, इलनेस, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मेलिटी एंड प्रेगनेंसी। यानी चाहे आप डायग्नोज करें, ट्रीटमेंट करें या केयर करें, किसी भी इंजरी का, इलनेस का, डिफॉर्मिटी का, एबनॉर्मेलिटी का या प्रेगनेंसी का, इन पांचों में से आपने इन तीनों से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज ली, देन दैट हेल्थ केयर सर्विस विल बी एग्जम्प्ट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए, जैसे कोई भी इंजरी है तो पहले आप उसको डायग्नोज करोगे, इलनेस है तो उसको डायग्नोज करोगे, डिफॉर्मिटी है तो उसको डायग्नोज करोगे, फिर इन सभी का ट्रीटमेंट करोगे, फिर इन सभी की केयर करोगे। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? ओके, नाउ आगे देखेंगे। इसके बाद यहां पे आपको क्या कह रहा है कि इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है? दिस इंक्लूड्स services by way of transportation of patient from a clinical establishment, यानी किसी भी पर्सन को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दी जाती है। अदर लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पे कईयों पे जीएसटी आता है, लेकिन अगर किसी भी पेशेंट को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट से ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दी जा रही है, दैट विल आल्सो बी एग्जम्प्ट। बट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। क्या इंक्लूड नहीं होगा? हेयर ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है।
यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट इंक्लूड नहीं होगा, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी, बट देयर इज अ सम एक्सेप्शंस एक्सेप्ट व्हेन it is undertaken to restore or reconstruct anatomy functions of body affected due to cognitive defects or development abnormalities, injury or trauma। ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि कोई भी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या केयर होगा इलनेस का, इंजरी का, डिफॉर्मिटी का, एबनॉर्मेलिटी का या प्रेगनेंसी का, ये सब इसके अंदर कवर है। ठीक है, लेकिन अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई, प्लास्टिक सर्जरी करवाई, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। हेयर ट्रांसप्लांट, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। बात समझ में आई? बट द मेन थिंग इसके अंदर एक एक्सेप्शन डाल दी गई कि अगर वो जो कॉस्मेटिक सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है या फिर हेयर ट्रांसप्लांट जो है, ये तीनों चीजें अगर आपके इलाज का ही एक पार्ट है, यानी आपको कोई ना कोई इंजरी ऐसी है जिसकी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट इज नेसेसरी, अगर कोई ऐसी आपकी बीमारी है कि कॉस्मेटिक सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी इज नेसेसरी, तो आपकी ये एग्जामिशन के अंदर चली जाएगी। मेरी बात समझ में आई? देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट, यानी कब टैक्स नहीं लगेगा, जब आप किसी एनाटॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये सर्जरीज करवा रहे हैं, या फिर बॉडी के जब कोई भी ऐसा फंक्शन है जिसके ऊपर कॉग्निटिव डिफेक्ट पड़ा है तो उसको ठीक करवाने के लिए आप ये सर्जरी करवा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मेलिटीज को लेके या किसी इंजरी और ट्रॉमा को लेके। कोई भी डेवलपमेंटल इंजरी है, एबनॉर्मेलिटीज हैं या ट्रॉमा है जिसकी वजह से आपको ये सर्जरीज करवानी जरूरी है, चाहे हेयर ट्रांसप्लांट है, चाहे कॉस्मेटिक है या फिर प्लास्टिक सर्जरी है, इनमें से कोई भी सर्जरी करवानी अगर जरूरी है तो वो एग्जम्पशन के अंदर आ जाएगी। यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि माइंड में ये सब कुछ बैठ जाए। देखिए अगर आप किसी भी हॉस्पिटल का काम कर रहे हैं, या आप सीए फाइनल के स्टूडेंट भी हैं, या आप एडवोकेट हैं, इसमें जीएसटी प्रैक्टिस में है, या फिर सीए हैं, तो आपके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी काम लेने वाले हैं तो देखिए क्या क्या चीज पे एग्जाम्पशन मिलेगी। सबसे पहले तो हेल्थ केयर जो है, हेल्थ केयर ट्रीटमेंट हुआ हो, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में हुआ हो, उसके बाद ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स ने ही वो ट्रीटमेंट किया हो, हॉस्पिटल में हो, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है, किसी भी तरीके का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट चलेगा, मैंने मीनिंग बताया अभी आपको। उसके बाद ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स ही से करे। ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज आई इसमें, मैंने आपको सर्विसेज बताई, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर होना चाहिए इलनेस का, इंजरी का, प्रेगनेंसी का, एबनॉर्मेलिटी का, डिफॉर्मिटी का, इन पांचों का होना चाहिए। लेकिन 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 क्या बताया गया था, इसमें हेयर ट्रांसप्लांट कवर नहीं है, इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी कवर नहीं है, इसमें प्लास्टिक सर्जरी कवर नहीं है। बट अगर ये जो प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी या फिर हेयर ट्रांसप्लांट है, डेवलपमेंट एबनॉर्मेलिटीज को ठीक करने के लिए, इंजरी को, ट्रॉमा को ठीक करने के लिए, जो कोग्निटल इफेक्ट है, डिफेक्ट है बॉडी के अंदर, उसको ठीक करने के लिए अगर आप करवा रहे हैं तो ये हेयर ट्रांसप्लांट जो है या कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी जो है दैट विल बी अलाउड। यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है जी, मैं बहुत डेप्थ में इसलिए लेकर के जा रही हूँ ताकि जब आप काम करेंगे तो छोटे से छोटा पॉइंट भी आपका क्लियर होना चाहिए। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एक मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। ठीक है जी, नाउ सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर हम देखें कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दी जा रही है पेशेंट को किसी एम्बुलेंस में, अदर देन दो स्पेसिफाइड इन ए अबव, यानी इसके अलावा अगर किसी को, पेशेंट को हमने एम्बुलेंस सर्विसेज दी तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है जी, हम इसकी नोटिफिकेशंस और कुछ एक देख लेते हैं, उसके बाद मैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताऊंगी। जैसे कैंटीन है, देखिए जैसे कि कैंटीन है, कैंटीन कोई भी हॉस्पिटल्स में हो तो क्या उसके ऊपर एग्जाम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो इससे रिलेटेड और कई छोटे छोटे पॉइंट्स है। जैसे आईसीयू है, आईसीयू में आप एडमिट हो गए, कब एग्जाम्पशन मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, इसको भी मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी। बट एक बार हम इससे रिलेटेड जो है 12/2017 जो नोटिफिकेशन है उसको भी मैं आपको चेक करवा दूं। देखिए नोटिफिकेशन पे आ गए, नोटिफिकेशन के अंदर ये सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर 74। 74 में ये हेल्थ केयर सर्विसेज आपको दे रखी है।
क्या कहा हुआ है, हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट बाय एन ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये मेरे पास क्या हो जाएंगी, एग्जाम। नाउ मैंने अभी बताया आईसीयू के बारे में डिस्कस करेंगे, यही डिस्कस हो जाएगा। आईसीयू वाला पॉइंट कब आया था, नोटिफिकेशन नंबर 4/2022, नोटिफिकेशन नंबर नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 में ये पॉइंट आया था। अगर आईसीयू यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट, या सीसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट, या फिर आईसीसीयू इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट, या नियो नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट एनआईसीयू, ऐसे नॉर्मल हम देखें तो आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू, आईसीसीयू, इनमें से आप कहीं भी एडमिट हैं तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जो रूम चार्जेस हैं अगर 5,000 से कम है तो, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। यानी कि अगर आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू और आईसीसीयू, ठीक है जी, इनका रेंट, यहां मैं रेंट लिख देती हूँ, रेंट इज ग्रेटर देन 5,000, इज लेस देन इक्वल टू 5,000, तो यहाँ पे जीएसटी लगेगा, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्डिंग क्या है, नथिंग इन दिस एंट्री nothing in this entry shall be applied to services provided by clinical establishment by way of providing room other than ICU, CCU, ICCU या NICU हैविंग रूम चार्जेस एक्सीडिंग 5,000 पर डे। यानी ये एग्जाम्पशन कब नहीं मिलेगी, जब रूम का रेंट 5,000 से ज्यादा है तो। ठीक है जी, जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज थी उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि आप लोगों का भी टाइम बहुत कीमती है। ठीक है जी, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आजकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बहुत चल रहे हैं। कोई बहुत सारे रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं जो कि क्या करते हैं, जैसे शराब की आदत, नशे की आदत, ड्रग्स की आदत छुड़वाने की कोशिश करते हैं, तो क्या इन्हें एग्जम्पशंस मिलेगी? जी हाँ, एग्जम्पशंस मिलेगी। लेकिन अगर ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, रिहेबिलिटेशन जो करवा रहे हैं वो कौन करवा रहा है, कोई भी मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट करवा रहा है। ठीक है, educational institute, rehabilitation centers established by central government, government union territory or any entity registered under section 12AA और AB of income tax act 1961। ठीक है, तभी एग्जाम्पशन मिलेगी, अदरवाइज एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। यानी कोई भी रिहेबिलिटेशन या फिर थेरेपी या काउंसलिंग भी अगर करवाई गई, यहाँ पे सिर्फ ये कवर नहीं है, देखिए रिहेबिलिटेशन, थेरेपी और काउंसलिंग या अदर सच एक्टिविटी, इन एक्टिविटीज से रिलेटेड भी कोई एक्टिविटी करवाई किन्होंने, इन लोगों ने, तो एग्जाम्पशन मिल जाएगी, अदरवाइज एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है जी, इसके साथ एक छोटी सी एग्जाम्पशन और है। हमने अभी ह्यूमन हेल्थ केयर देखा, लेकिन मैं आपको थोड़ा वेटरनरी क्लिनिक से रिलेटेड भी एग्जाम्पशन साथ के साथ ही करवाना चाहूंगी, तो 2 मिनट का उसमें टाइम लूंगी मैं, उसके बाद मैं कैंटीन वाले टॉपिक पे आऊंगी। ठीक है, नाउ देखिए, ये सीरियल नंबर 46, सीरियल नंबर 46 क्या कहता है, सर्विसेज बाय अ वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स। यानी एनिमल्स और बर्ड से रिलेटेड जो वेटरनरी क्लिनिक हैं उन्होंने जो आपको सर्विसेज दी, दैट सर्विसेज विल आल्सो बी एग्जम्प्ट, ये भी एग्जम्प्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए थोड़ा सा हम इसको डेप्थ में लेकर के जाएंगे। मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी कैंटीन है, ठीक है, अगर कोई भी कैंटीन है तो उस कैंटीन की जो आपने फूड प्रोवाइड किया, उस फूड के ऊपर जीएसटी आप किस तरीके से लगाएंगे। देखिए अगर फूड जो है पेशेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है, इफ यू आर प्रोवाइडिंग फूड टू पेशेंट, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट इफ यू आर प्रोवाइडिंग फूड टू द पर्सन अदर देन पेशेंट, आप स्टाफ को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं हॉस्पिटल के, या फिर स्टाफ को फूड प्रोवाइड ना करके आप अदर जो रिलेटिव हैं, रिलेटिव ऑफ पेशेंट, उसको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल।
मेरी बात समझ में? इफ यू आर प्रोवाइडिंग फूड ओनली टू पेशेंट देन सर्विसेज विल बी एग्जाम, बट इफ यू आर प्रोवाइडिंग फूड थ्रू योर कैंटीन टू स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल, ध्यान रखिएगा, हॉस्पिटल स्टाफ या रिलेटिव ऑफ जो पेशेंट्स हैं या अदर एनी पीपल अदर देन, आप ये कह सकते हैं अदर देन पेशेंट, आपने जिसको भी दिया दैट विल बी टैक्सेबल। क्लियर एवरीवन? ओके। नाउ सबसे बड़ी बात, अब कई हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, बाहर से डॉक्टर्स को हायर कर लेते हैं। कई हॉस्पिटल्स क्या करते हैं, बाहर से डॉक्टर्स को हायर कर लेते हैं, अपनी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट खुद की दे दी, बट दे डोंट हैव सच टाइप ऑफ डॉक्टर्स ऑन रेगुलर बेसिस इन देयर हॉस्पिटल। उनके पास हॉस्पिटल में रेगुलर बेसिस पे वैसा स्टाफ नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बाहर से डॉक्टर्स को हायर कर लेते हैं। ठीक है, वो पर ऑपरेशन या फिर जो भी पर डे जैसे भी वो उसको पैसे देते होंगे, या ऐसा हुआ कि 1 लाख रुपए किसी भी ट्रीटमेंट के आए, उन्होंने एक रेशो वाइज 60-40 या 50-50 रख लिया और बाकी उसको दे दिया। ठीक है, 50 उसे दे दिया, 50 खुद ने रिटेन कर लिया। तो इस तरीके से जो उन्होंने रिटेन किया, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक हॉस्पिटल है, ठीक है, क्या लिखें, हैप्पी हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल है हैप्पी हॉस्पिटल। हैप्पी हॉस्पिटल में कैंसर ट्रीटमेंट का डॉक्टर नहीं है, तो ये हमारे डॉक्टर साहब हैं। ठीक है, देखिए कितने खुश हैं कि इसमें नहीं है कोई भी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर, तो हाँ हाँ मैं करूँगा, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। तो ये एक पर्सन आया रोते हुए यहाँ पे इलाज करवाने के लिए, तो इन्होंने इससे कितने लिए, 1 लाख रुपीज। हॉस्पिटल ने लिए 1,50,000 दिए डॉक्टर को, और 50K इन्होंने क्या कर लिए, रिटेन कर लिए। तो यहाँ पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी कैसे आएगी, जीएसटी यहाँ पे किस तरीके से एप्लीकेबल होगा? देखिए, जो ये 50K डॉक्टर को मिले ये भी एग्जाम्प्ट होंगे, जो ये हॉस्पिटल ने रिटेन किए इसकी रिटेंशन मनी भी क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये भी हेल्थ केयर सर्विसेज का पार्ट माना जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो जितने भी इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट्स थे मैंने ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को करवा दिए हैं। अगर गाइज आपको मेरी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मैं एग्रीकल्चरल से रिलेटेड लेकर के आऊंगी एग्जाम्पशंस, और एग्जाम्पशंस की एक पूरी सीरीज हम बनाएंगे जिसमें आपको हर एक तरीके के एग्जाम्पशंस मिल जाएंगी। अपने जो भी टॉपिक हैं, जो भी आपकी क्लरिकल जो भी आपको पूछना है, ठीक है, जो भी माइंड में डाउट्स हैं वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।